अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर को। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर इसलिए पढ़ रहे हैं कि फ़ोटोशॉप और इन डिज़ाइन उन दोनों के अंदर हम इलस्ट्रेटर की फ़ाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि फ़ोटोशॉप और इन डिज़ाइन की फ़ाइल को हम इलस्ट्रेटर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह इलस्ट्रेटर के बाद हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप। क्यों? क्योंकि हम इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप दोनों की फ़ाइल्स को हम यानी एआई फाइल्स और पीएसडी फाइल्स जो होती हैं दोनों को हम इन डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम इन डिज़ाइन की फ़ाइल को फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इस तरतीब से इसको पढ़ेंगे, इलस्ट्रेटर को पहले, फिर फ़ोटोशॉप को, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इन डिज़ाइन को हम देखेंगे। इलस्ट्रेटर का तारुफ मैंने आप लोगों को करवा दिया था। ये बेसिकली इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए, वेक्टर ड्राइंग के लिए, लोगो डिज़ाइन के लिए और इन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम फ्लायर ब्रोशर्स वगैरह भी बना लेते हैं, लेकिन हम फ्लायर ब्रोशर्स जो है वो इन डिज़ाइन में बनाएंगे। इसमें हम जस्ट आप इसको ऐसा समझ लें कि ये एक आपके सामने एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने जिन्होंने कंप्यूटर इस्तेमाल किया, बचपन से मुराद ये इलस्ट्रेटर से पहले की बात है, पहले ज़माने की बात है कि आप लोगों ने विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक सॉफ्टवेयर होता है, वो जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया हुआ उनको पता होगा, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ भी किया होगा। तो ये आप समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट ही है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पेंट का 50 गुना ज़्यादा एडवांस वर्जन है। ठीक होगी जी। तो इसमें हम ड्राइंग्स वगैरह और इलस्ट्रेशंस और लोगो और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। इस टाइम आपके सामने इसका इंटरफेस शो हो रहा होगा। मेरे पास जो इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है वो 2022 वर्जन है। एज सच जितने भी वर्जन्स हैं उनके अंदर एज सच कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर आप सीसी वर्जन से पीछे चले जाते हैं, यानी आप अगर चले जाते हैं 2012-13 का इलस्ट्रेटर या उससे पीछे चले जाते हैं, तो उनके इंटरफेस में और अब वाले जो इलस्ट्रेटर हैं उनके इंटरफेस में आपको काफ़ी जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। पुराने वर्जन्स में इंटरफेस नॉर्मली वाइट कलर में होता था, ठीक है, ग्रे, लाइट ग्रे कलर के बैकग्राउंड में होता था। आजकल जो है वो चल रहा है डार्क बैकग्राउंड चल रहा है, लेकिन ये थीम है, जस्ट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको वाइट में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब हम इलस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इस तरीके से कुछ कमांड शो हो रही होंगी। यहाँ पे हमारे पास सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन, आईफोन, एचडी टीवी और ये मोर प्रीसेट्स। उसके साथ लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास न्यू फाइल का और ओपन का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। नीचे अगर आप देखें तो रीसेंट का ऑप्शन मौजूद है। रीसेंट के ऑप्शंस में दरअसल आप लोगों ने चूँकि फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास ये हिस्सा जो है वो ब्लैंक शो हो रहा होगा। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके वो डॉक्यूमेंट्स शो होंगे जो आपने रिसेंटली इलस्ट्रेटर में ओपन किए हैं या बनाए हैं। ठीक है जी। अभी जैसे फ़िलहाल रिसेंटली मैं ये एक लोगो जो है वो करके हटा हूँ क्लाइंट के लिए, जिमी कंसल्टिंग, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 40 मिनट्स अगो, ठीक है जी, शो कर रहा है। तो ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे शो होंगे। ऊपर आपको टूल बार नज़र आ रही है, ठीक है जी, फाइल एडिट, ये जिस तरह नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अंदर टूल बार एक ऊपर मौजूद होती है, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसमें मेन्यूज़ मुख्तलिफ मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एक न्यू फाइल बनानी है, एक नई फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल के लिए हम सिंपल न्यू फाइल के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। 3 किस्म के तरीके हैं हमारे पास न्यू फाइल बनाने के। एक तो हम न्यू फाइल के बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है जी, या हम ऊपर फाइल में जाएं, यहाँ से न्यू कर दें, और इसी के साथ अगर आप देखें तो Ctrl+N यानी इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है, आप Ctrl+N से भी कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि ये जो दरमियान में आपको कुछ बिल्ट इन बने बनाए आपको पेज साइजेस नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइम मैं सिंपल लेटर साइज़ का एक पेज ले रहा हूँ और इस पर क्लिक करूँ, डायरेक्टली मेरा एक पेज जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से प्रीसेट कोई सेलेक्ट नहीं करते, यानी मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ अपने उसी जगह पे। अगर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली एक नई फाइल नहीं बनेगी, बल्कि वो उससे पहले आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। तो अगर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये आपसे अब देखें कि हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, क्या चीज़ें पूछ रहा है? एक तो यहाँ पर आपको रिसेंट जो डॉक्यूमेंट आपने कुछ मुख्तलिफ साइज़ में बनाएंगे वो शो कर रहा होगा। ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस
मज़ीद आ रहे हैं। अगर आपको बना बनाया कोई साइज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर आप एक पोस्टर बनाना चाह रहे हैं जो कि आपने बाद में प्रिंट करना है A4 साइज़ का। नॉर्मली हमारे यहाँ जो पेजेस मार्केट में मिलते हैं वो A4 साइज़ के पेजेस होते हैं। तो उस पे आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके आपको ये A4 साइज़ यहाँ पे बना बनाया मौजूद है। ठीक है, यानी उसकी डायमेंशंस के कितने उसकी चौड़ाई होगी, कितनी उसकी लंबाई होगी पेज की, वो आपको बिल्ट इन यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ठीक होगी, मुख्तलिफ साइज़ हैं यहाँ पर, प्रिंट के लिए है, वेब के लिए अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं उसके लिए आपके पास मौजूद है, मोबाइल किसी मोबाइल डिवाइस के लिए आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो ये मुख्तलिफ मोबाइल डिवाइसेस के टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मीन्स कि इसमें कोई डिज़ाइन बना हुआ नहीं होगा, ये जस्ट आपको जो आपका पेज बनेगा नई फाइल में उस पेज का साइज़ आपको बताएगा। ठीक है जी, उसके अंदर कोई डिज़ाइन बिल्ट नहीं होगा, बिल्कुल एक प्लेन वाइट कलर का जो है वो पेज बनेगा। जस्ट वो क्या करेगा, साइज़ एडजस्ट करेगा यहाँ से जो भी साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह फिल्म एंड वीडियो एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन मुख्तलिफ किस्म के आपके पास। तो मैं सिंपल प्रिंट वाले से लेटर साइज़ या A4 साइज़ ले लें, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेटर साइज़ और ए साइज़ में। तो मैं लेटर साइज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी के अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपसे डॉक्यूमेंट को नाम अगर आप यहीं पे देना चाहते हैं तो आप, यानी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आप उसको नाम देना चाहते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट इलस्ट्रेटर क्लास। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट को मैंने नाम दे दिया। नीचे उसकी चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। हमने चूंकि वहाँ से एक साइज़ लेटर सेलेक्ट किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है। आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम साइज़ भी लिख सकते हैं। ठीक होगी जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर यूनिट्स हैं, यानी ये जो आप साइज़ है, साइजिंग किस यूनिट में करना चाह रहे हैं, पिक्सेल्स में, पॉइंट्स में, पाइकस में, इंचज़ है, फीट है, मिलीमीटर है, मुख्तलिफ यूनिट। तो जो आपको ईजी लगता है आप वो यूनिट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो मिलीमीटर्स यूज़ कर रहा होता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा प्रिसाइज ऑप्शन मिल जाते हैं। मिलीमीटर एक बहुत छोटा यूनिट है तो इस वजह से ज़रा इजी रहता है थोड़ा सा। उसके बाद हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पेज की होती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है यानी ऊपर की तरफ लंबाई के रुख, और अगर हम उसको रोटेट कर दें 90 डिग्री पे, यानी चौड़ाई जो है वो हमारी ज़्यादा हो जाए और लंबाई कम हो जाए तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल पोर्ट्रेट पे ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद आपके पास है ये लिखा हुआ है आर्ट बोर्ड्स। इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि इलस्ट्रेटर में हमारे पास पेजेस नहीं होते, बल्कि उन पेजेस को हम आर्ट बोर्ड का नाम देते हैं। तो कितने आर्ट बोर्ड्स इनिशियली आप रखना चाह रहे हैं, एक आर्ट बोर्ड से शुरू करना चाह रहे हैं, 2 से 4 से, जितनों से भी शुरू करना चाह रहे हैं तो आप इनिशियली यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल एक से शुरू किया, बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है दूसरे आर्ट बोर्ड की, तीसरे की, तो कोई मसला नहीं है, आप विद इन द डॉक्यूमेंट भी उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपने शुरू में ही उसको बताना है कि कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, तो आप सिंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्लीड एरिया, सर जी जी सर, ये जो आर्ट बोर्ड आपने बताया इसकी समझ नहीं लगी है, क्या कह रहे हैं आप जी? आर्ट बोर्ड मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अभी ये नीचे जो हमारे पास ब्लीड है, ब्लीड का ऑप्शन ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको देखेंगे। ब्लीड का ऑप्शन होता दरअसल क्या है कि जब हम डॉक्यूमेंट कोई प्रिंट के लिए बना रहे होते हैं, जो कि प्रिंटिंग प्रेस में जाके प्रिंट होना है, तो उसके लिए हम एक एक्चुअल जो हमारा पेज साइज़ होता है उस पेज साइज़ से हम थोड़ा सा बाहर की तरफ अपना डिज़ाइन एक्सपेंड करके बनाते हैं, ताकि बाद में जब मशीन से कटिंग होनी है तो हमारा डिज़ाइन जो है वो कटिंग में ना आए। तो ये हम बाद में इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। तो ये उबैद भाई का सवाल है कि जी आर्ट बोर्ड क्या होता है। मैं जिस सिंपल ये क्रिएट कर रहा हूँ फाइल, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जी आर्ट बोर्ड क्या होता है। अच्छा, अब ये एक मैंने फ़ाइल क्रिएट कर दी है। तो जैसे ही मैंने फ़ाइल क्रिएट की, अब आपको ये एक वाइट कलर का पेज नज़र आ रहा है। तो ये जो पेज है दरअसल इसको हम इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड का नाम देते हैं। ठीक है जी, इसको हम इलस्ट्रेटर में पेज नहीं कहते बल्कि आर्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक हो गया जी, बैद भाई समझ आ गई? जी सर, जी सर। हाँ जी। वो आर्ट बोर्ड का नाम क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है कि ये इलस्ट्रेटर चूँकि ड्राइंग्स वगैरह और
मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने इस वजह से इसको आर्ट बोर्ड का नाम दे दिया। ठीक है, फ़ोटोशॉप में इसको कैनवस का नाम देते हैं हम, इन डिज़ाइन के अंदर हम पेज का नाम देते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से चीज़ सेम वही है, यानी आप कह लें कि ये पेज ही है आपका। ठीक होगी जी। तो अभी फ़िलहाल हमने एक और पेज बनाया। जी जी सॉरी सर, जी। सर इसमें वो आप मिलीमीटर्स बता रहे थे, ये इधर ही पेज पे बता देंगे कैसे वो बता रहे थे, इंचेस या मिलीमीटर्स वगैरह? देखें, जो हमारी मेजरमेंट है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके ऊपर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रूलर्स ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर जो है ये रूलर नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, रूलर नज़र आ रहा है ना आप लोगों को। अब इस रूलर के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर लिखे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि हमने मिलीमीटर्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया था यूनिट्स के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से राइट साइड पे अगर आप देखें, मैं मिलीमीटर की बजाय इंचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब आप देखें ऊपर हमारा रूलर जो है वो इंचेस के अंदर चेंज हो चुका है। ठीक है जी। तो ये आप पे डिपेंड जी करता सर, है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं यूनिट्स। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि जी मुझे एक पोस्टर बना के दें, अब और वो आपको उसकी जो डायमेंशंस हैं यानी विड्थ और हाइट है वो इंचेस के अंदर बताता है, तो आप उसको इंचेस में बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आता है वो मिलीमीटर्स के अंदर बताता है तो आप मिलीमीटर्स में बना सकते हैं। ये जस्ट जो है वो यूनिट्स हैं, इनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस यूनिट चेंज करने से आपका कोई पेज का साइज़ चेंज हो जाएगा या नहीं। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने आर्ट बोर्ड बनाया हुआ है एक, ये लेटर साइज़ का आर्ट बोर्ड है। ठीक है, यूनिट अभी मैंने इंचेस किया हुआ, अगर मैं इसके फीट्स में कर देता हूँ तो ये इसका साइज़ वही का वही रहेगा, जस्ट इसके यूनिट्स चेंज होंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी जी ये चीज़? जी सर। अच्छा जी। तो ये अच्छा, फिर बाद में इसमें एक और चीज़ भी आप लोगों को मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ बना लेते हैं, आपने यहाँ से यूनिट्स जो है वो इंचेस में फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किए हुए हैं और बीच में आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं या कोई शेप बना रहे हैं और उसका साइज़ आपने मिलीमीटर्स में रखना है, तो आप उसकी सेटिंग में जाके मिलीमीटर्स में भी साइज़ रख सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैं आप लोगों को अभी करके बता दूँगा। अच्छा जी, जब आप नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपके सामने इस किस्म का एक इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा। इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, इनको हम टूल बार कहते हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो कुछ पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैनल्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ का है, लेयर्स का है, इमेज ट्रेस है, पाथ फाइंडर है। हो सकता है आप लोगों के पास इनमें से कुछ पैनल्स नज़र आ रहे हों, कुछ ना नज़र आ रहे हों, तो इसमें एज सच कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये पैनल्स आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, मैं इसको यहाँ पे अलग कर सकता हूँ। ठीक है जी, पाथ फाइंडर का पैनल है, इसको मैंने यहाँ पे अलग कर लिया, या मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, इमेज ट्रेस का मुझे पैनल नहीं चाहिए, मैं इसको बंद कर सकता हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैनल्स हैं, हम इंशाल्लाह देखेंगे इन सारों को तफसील से, जो चीज़ें हमारे इसमें स्कोप ऑफ लर्निंग में आएंगी इंशाल्लाह। लेफ़्ट साइड पे जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं टूल्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो सिलेक्शन टूल है। ठीक है जी, ये जो आपको एरो एक नज़र आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका इलस्ट्रेटर के अंदर जो माउस होता है वो सिलेक्शन टूल पे होता है। ठीक है जी, जो ब्लैक कलर का आपको ये एरो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसी टूल सिलेक्शन टूल के साथ एक और सिलेक्शन टूल है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो आपका जो माउस का कर्सर है वो वाइट कलर के एरो में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो डिफरेंट टूल्स हैं सिलेक्शन के लिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सिंपल सिलेक्शन टूल जो है हमारा, ये किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपने अभी फ़िलहाल हमारा ये जो आर्ट बोर्ड है ये मुकम्मल खाली है, ब्लैंक है, इस पर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अगर इस पर हम कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ रखते हैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको पकड़ के मूव करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल मैं अभी क्या कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं या
सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास ये बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें से हम काफ़ी सारे टूल्स जो है वो देखेंगे। यहाँ पर आपके पास शेप का टूल आ रहा है। अच्छा, टूल बार में एक चीज़ और आपको को बता दूं कि कुछ टूल्स के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कुछ टूल्स में एक छोटा सा एरो नीचे बना हुआ है, ठीक है जी। कुछ टूल्स के साथ, जैसे ये सिलेक्शन टूल है, इसमें नीचे एरो नहीं बना हुआ, जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आपको नीचे एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये एक पेन टूल है, इसके नीचे आपको एरो बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जिन जिन टूल्स के अंदर आपको एरोज बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये इस एक बटन के अंदर मज़ीद टूल्स मौजूद हैं। वो टूल्स हमें कैसे पता लगेंगे? आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर मौजूद मज़ीद जो टूल्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। टूल को सिलेक्ट करने के लिए हमने सिंपल टूल के ऊपर लेफ़्ट जो हमारे माउस का बटन है उससे क्लिक करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल क्या करेगा? एक सिंपल आप रेक्टेंगल इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया और ये एक मैं रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक सिंपल मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब जब भी हम कोई शेप इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर दो चीज़ें अप्लाई होती हैं। एक उसका फिल कलर है और एक उसका आउटलाइन का कलर है। एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आउटलाइन को हम स्ट्रोक का नाम देते हैं, ठीक है जी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी शेप के ऊपर जो आउटलाइन लगी हुई होगी, आउटलाइन को हम स्ट्रोक का नाम देंगे। यानी जहाँ पे भी, जब भी मैं स्ट्रोक का लफ्ज़ बोलूँगा तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये आउटलाइन की बात हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर इस टाइम जो हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, इस पे ब्लैक कलर की आउटलाइन लगी हुई है और इसमें वाइट कलर का कलर जो है वो फिल हुआ हुआ है। वाइट कलर का कलर आपको आर्टबोर्ड के ऊपर नहीं पता लग रहा होगा, तो मैं इसको साइड पे अगर ले जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर की आउटलाइन और वाइट कलर का फिल, ठीक है जी। तो ये दो किस्म के हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, जब मैं ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ बोलूँगा तब भी आप लोग समझ जाएं कि हमारे इलस्ट्रेटर के इस आर्टबोर्ड के ऊपर जो भी चीज़ पड़ी हुई होगी उसको मैं ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा, ठीक है जी। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे जो है वो फिल कलर और आउटलाइन कलर यानी स्ट्रोक कलर मौजूद होते हैं। फिल कलर और स्ट्रोक कलर हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर टूल बार में ही, ये जो नीचे आपको दो स्केयर्स नज़र आ रहे हैं, एक वाइट कलर का और एक नीचे आपको ब्लैक कलर का आउटलाइन सा जो वो नज़र आ रहा है। जो सॉलिड बॉक्स है आपका, इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन एक कलर्स का आ जाएगा। जो भी कलर सेलेक्ट करके आप इसको ओके करेंगे वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ये जो आउटलाइन वाला बॉक्स है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। इसमें से जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपके बॉक्स की आउटलाइन पे लग जाएगा, ठीक है जी। कलर्स को हम इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे, अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की, ठीक है जी। तो ये देखें कि हमारा जो है वो आउटलाइन पे यानी स्ट्रोक पे कलर हमारा लग चुका है और फिल कलर भी हमारा चेंज हो चुका है। तो ये दो किस्म के कलर्स हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रोक कलर ब्लैक और फिल कलर वाइट होता है जब भी आपको भी फर्स्ट टाइम जब शेप ड्रॉ करते हैं उसमें, ठीक हो गया जी। अब सिलेक्शन टूल में आप लोगों को बता रहा था कि सिलेक्शन टूल, अब ये देखिए जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो सिलेक्शन टूल से मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ, इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ। अब अगर आप लोगों ने गौर किया हो कि जब मैंने शेप बनाई है, मैं इसको ज़रा छोटा करके, जैसे ही मैंने ये शेप बनाई है, इस शेप के साइडों पे आप देख रहे होंगे कि 6 किस्म के जो है वो सॉरी 8 आपको वाइट कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, साइडों पे। ये हमारे पास जो है वो इसके ट्रांसफॉर्म टूल्स होते हैं, यानी इसको पकड़ के हम ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से रीसाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको रीसाइज कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ इसकी विड्थ चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको रीसाइज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसकी हाइट चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं
यहाँ से पकड़ के इसको इस तरीके से रीसाइज कर सकता हूँ। रेक्टेंगल टूल बनाते वक्त अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि रेक्टेंगल टूल ही आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास टूल्स मौजूद हैं लेकिन स्क्वायर का टूल मौजूद नहीं है, तो दरअसल रेक्टेंगल को ही हम स्क्वायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रेक्टेंगल टूल ही आपने लेना है और ड्रॉ करते वक्त आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, अब आप देखिए माउस का कर्सर जिधर मर्जी ले जाएं, ऊपर नीचे करते रहें, ये आपका स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है जी, जिस भी साइज़ में आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, जब तक आप माउस का बटन रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। ठीक है जी। तो मैं फॉर एग्जांपल इतने साइज़ का मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे आके माउस का बटन रिलीज़ किया और अब मैंने शिफ्ट का बटन छोड़ा, तो ये अब आपका एक परफेक्ट जो है वो स्क्वायर बन चुका है। ठीक हो गया जी। अब जो भी शेप आप ड्रॉ करते हैं, राइट साइड पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, इसमें उस शेप की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो हो रही होंगी। ठीक है जी। एक्स वाई को आप फिलहाल छोड़ दें, तो ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। W और H मीन्स के इस शेप की विड्थ कितनी है, यानी चौड़ाई कितनी है, और H मीन्स हाइट कितनी है, वो यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे यूनिट्स जो है वो इंचेस, चूँकि हमने डॉक्यूमेंट के यूनिट इंचेस में सेलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे IN लिखा हुआ है, यानी इंचेस के अंदर। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई शेप बनानी है, आपको उसकी उस शेप का साइज़ जो है वो इंचेस के अंदर मालूम नहीं है, आपको मिलीमीटर्स में मालूम है, तो आप मिलीमीटर्स में भी बना सकते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू मिलीमीटर्स में भी दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इसी जो स्क्वायर है इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। अच्छा, इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आपने किसी भी शेप की कॉपी बनानी है तो बाकी सॉफ्टवेयर में तो एक तरीका होता है ना, Ctrl+C करके Ctrl+V करते हैं तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। इलस्ट्रेटर में हमारे पास एक शॉर्टकट है कि आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा, आप ये देखें कि मेरा कर्सर जो है वो दो एरोज़ के अंदर डबल एरो में चेंज हो चुका है। ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको पकड़ें और मूव करें तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है जी। अगेन वही है कि आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है जब तक आप माउस के बटन को रिलीज़ नहीं कर देते। जैसे ही माउस का बटन रिलीज़ करेंगे तब आपने ऑल्ट का बटन छोड़ना है। इसकी मैंने एक कॉपी ले ली। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला जो स्क्वायर है, इसका मुझे साइज़ चाहिए 50 mm विड्थ और 50 mm हाइट, यानी मिलीमीटर्स के अंदर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे गया प्रॉपर्टीज़ के पैनल में और यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ जो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ अगर आप गौर करें तो ये जो विड्थ और हाइट है इसके साथ ही आपको एक आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है जो कि सिलेक्टेड है, चेन सी बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जब ये सिलेक्टेड होगी, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसकी विड्थ और हाइट में से कोई एक भी वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनली जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, 2 की बजाय मैं 3 कर देता हूँ, तो अब आप देखें कि नीचे इसकी जो हाइट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। और अगर मैं इस चेन को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने अब ऑफ कर दिया है। अब अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करूँ तो आप देखें कि विड्थ तो चेंज हो गई है लेकिन हाइट इसकी चेंज नहीं हुई। ठीक है जी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डिज़ाइन बना रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी इस को चेन को ऑन रखना है या ऑफ रखना है, वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। रिकमेंडेड यही होता है कि आप इस चेन को ऑन रखें। अच्छा, अब मैं इसकी जो स्क्वायर की वैल्यूज़ है मैं मिलीमीटर्स के अंदर रखना चाह रहा हूँ, यानी 50 मिलीमीटर्स फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 50 मिलीमीटर्स के लिए शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ mm। ठीक होगी जी। तो ये जैसे ही मैं अगले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, आप देखें कि ऑटोमेटिकली उसने उस 50 mm को इंचेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है खुद ब खुद। ठीक है। इसी तरह मुझे नीचे भी 50 mm चाहिए, तो 50 mm लिखूँगा और साइड पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इंचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चूँकि मैंने चेन जो है वो ओके की हुई थी, तो मैं यहाँ पे भी 50 mm कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी यानी किसी भी वैल्यू के अंदर, यूनिट के अंदर आप वैल्यू लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी।
तो ये एक 50 mm, और अगर मैं आपको यहाँ से चेंज करके दिखाऊँ, मैंने मिलीमीटर्स में कर दिया, मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, तो अब आप देखें कि ये 50 मिलीमीटर्स में ही है। ठीक होगी जी। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट की यूनिट्स इंचज़ में या फीट्स में रखे हुए हैं और आप कोई शेप मिलीमीटर्स में बनाना चाह रहे हैं, यानी उसकी डायमेंशन आपको मालूम नहीं है कि इंचज़ के अंदर कितनी होती है, बजाय इसके कि आप कन्वर्टर में जाके कन्वर्ट करें कि जी इतने इतने इंचज़ के बराबर होता है, तो आप डायरेक्टली भी वैल्यूज़ जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर लिख सकते हैं। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि सिर्फ वैल्यूज़ आप इस तरह से लिख नहीं सकते, बल्कि आप इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। प्लस माइनस कैसे? मिसाल के तौर पर मुझे इसका हाफ साइज़ चाहिए स्क्वायर का, तो मैं 50 डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। डिवाइड के लिए हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा मैं, तो आप ये देखें कि उसने ऑटोमेटिकली उसको 25 mm कर दिया। तो जो बेसिक मैथ कैलकुलेशंस हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैल्यू प्लस करनी है, माइनस करनी है, डिवाइड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो, ज़हन में कोई चीज़ समझ में ना आई हो? क्लियर हैं सारी चीज़ें? जी सर। चलें, ठीक हो गया जी। ये एक सिंपल हमने अच्छा जी। तो ये हमारी मतलब एक सिंपल सा आपको मैंने बताया कि आप इस तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं। सिलेक्शन टूल का मैंने इस्तेमाल बता दिया आपको कि सिलेक्शन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसको आप कॉपी कर सकते हैं ऑल्ट के बटन के साथ। ठीक हो गया जी। एक और हमारे पास अच्छा, जब भी आप इलस्ट्रेटर के अंदर वर्किंग कर रहे होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये सेटिंग ऑन होती है, लेकिन अगर कहीं आपके पास ऑन नहीं है तो वो सेटिंग मैं आपको एक बता देता हूँ। व्यू में जाके नीचे आपके पास जो है वो ऑप्शन है, व्यू में नीचे जाके गाइड्स, गाइड्स के अंदर सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है हाइड एजेस के नीचे स्मार्ट गाइड्स का। ठीक है जी। व्यू के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्मार्ट गाइड्स का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसको आपने ऑन रखना है। ये आप अगर आप देख रहे हैं इसके साथ ब्लू टिक लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये ऑन है इस टाइम। ठीक है। स्मार्ट गाइड्स क्या करती हैं? स्मार्ट गाइड्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उनका फ़ायदा क्या है कि मिसाल के तौर पर ये मैंने एक स्क्वायर जो है वो बनाया, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे वाला ये जो स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ये वाला स्क्वायर मैं इसके ऊपर वाले स्क्वायर के साथ अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको लेके आऊँगा नीचे। अब आप देखें कि ये पिंक कलर की एक लाइन बीच में शो हो रही है आपको। ठीक है जी। पिंक कलर की एक लाइन शो हो रही है ना आपको यहाँ पे ए। ठीक है, ये देखें पिंक कलर की एक लाइन शो हो रही है। ये पिंक कलर की लाइन ये आपको बता रही है कि ये आपका नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है जी। तो अब अगर आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक होगी जी। तो इनको स्मार्ट गाइड्स कहते हैं। ये हमें गाइड करती हैं, पिंक कलर की इस तरह से गाइड्स आपको बताती रहेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो साथ वाले ऑब्जेक्ट के साथ किस हिसाब से अलाइन हो रहा है। ठीक हो गया जी। स्मार्ट गाइड्स वाला रिपीट कर दूं? स्मार्ट गाइड्स क्या हैं? ये दरअसल आपको जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट जो आपके पहले से आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं या जो आपका आर्टबोर्ड है उसके साथ आपको गाइड करते रहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका इस वक्त किस जगह पे मौजूद है। ठीक है जी। तो वो मैंने आप लोगों को बताया कि मिसाल के तौर पर मैंने एक ये शेप बनाई हुई है, इस शेप को मैं इस वाली जो बड़ी शेप है इसके साथ मैं सेंटर में रखना चाह रहा हूँ, यानी इसके नीचे ऐसे रखना चाह रहा हूँ कि ये उस वाली के बिल्कुल दरमियान में रहे। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये पिंक कलर की जो आपको लाइन नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। जब मैं इसको मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ दरमियान में, तो ये आप देखें कि पिंक कलर की आपको लाइन शो हो रही है। अगर मैं इसको इसके लेफ़्ट पे ले जाता हूँ तो लेफ़्ट पे आप देखें कि पिंक कलर की लाइन शो हो रही है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि ये आपके उस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट पे बिल्कुल सीध में आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर मैं राइट पे लेके आऊँ तो ये राइट पे आपको पिंक कलर की लाइन शो हो रही है। तो ये चीज़ें आपको गाइड करती हैं कि आपका ऑब्जेक्ट
आपके साथ वाले ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ वो आपको गाइड करता है, बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइम किस जगह पर सर है। ये सिर्फ उसी वक्त, एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर ये जब नीचे शेप करेंगे उसी वक्त ये लाइन आएगी नहीं कि नहीं, अगर जिस हम जिस ऊपर जिस तरफ लेफ्ट मर्जी, साइड जिस तरफ। जिस तरफ मर्जी ले जाएं आप। फॉर एग्जांपल मैं इसके साइड पे ले जाता हूँ, ये आप देखें कि इसके साइड पे भी शो कर रहा है, ठीक है जी। यानी आप ये इसके मिडल में आगे बिल्कुल टॉप पे लेके जाऊंगा तो टॉप पे आपको शो कर रहा है लाइन, इसी तरह बॉटम पे लेके जाऊंगा तो बॉटम पे शो करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी जो है वो डायगोनल पे ले जाऊँ, यहाँ पे किनारे पे, आप ये देखें कि किनारे पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है और साथ लिखा हुआ भी आ रहा है इंटरसेक्ट। मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ किनारे पे ले जाता हूँ तो ये आपको वो लिखा हुआ आ रहा है इंटरसेक्ट, यानी इसका मतलब कि ये आपके दोनों ऑब्जेक्ट के जो किनारे हैं वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ओके चीज़, व्यू में जाके आप लोगों ने एक और चीज़ करनी है, अगर आपके ये ऑप्शंस ऑन नहीं हैं तो स्नैप टू ग्लिफ और स्नैप टू पॉइंट, ये दो ऑप्शन भी आपने ऑन रखने हैं। ये ऑप्शन क्या करते हैं कि ये ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को यानी कह लें कि अपने साथ बिल्कुल कनेक्ट कर लेता है, ठीक है जी। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि जब मैं इसको पकड़ के इसके किनारे के ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा भी करीब लेके आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जैसे मकनातीस, दो मकनातीस आपस में या मकनातीस लोहे के साथ चिपक जाता है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में ऐसे यूं चिपक जाते हैं जैसे आप इसको करीब लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमें अलाइनमेंट में आसानी रहती है। वैसे तो हमारे पास अलाइनमेंट के टूल्स मौजूद हैं, हम तफसील से इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के पैनल में देखें तो ये अलाइन के टूल हमारे पास मौजूद है, तो ये हम तफसील से देखेंगे। तो अगर आप वैसे करना चाह रहे हैं तो ये आप स्नैप्स वाला ऑप्शन अगर आपने ऑन रखा होगा तो आपको ये ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप करने में आसानी होगी। ठीक हो गया जी। यहाँ तक तो नहीं जी किसी को सर। कोई सवाल, कोई चीज़ जहन में तो कन्फ्यूजन हो? आई थिंक क्लियर हैं सारी चीज़ें, सिंपल सी। हमने ज़रा कुछ लोगों को बचकाना चीज़ें लगी होंगी क्योंकि जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अभी पहली क्लास में ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं आपको कह दूँ जी ये फ़लाना लोगो बना के दिखाएं, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह चीज़ों को देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और कोई सवाल अगर बाद में भी जहन में आता है, आप लोगों ने करना ये है कि एक आपने पहला काम तो ये करना है कि इलस्ट्रेटर जिन्होंने इंस्टॉल अभी तक नहीं किया वो लाजमी लाजमी आज इंस्टॉल कर लेना। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना है, यानी आपने एक फ़ाइल बनानी है, उसमें इस तरीके से आप लोगों ने सिंपल जो है वो शेप्स बना लेनी है दो, ठीक है जी। एक आपका स्क्वायर होना चाहिए परफेक्ट, और एक आपका रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, कलर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का फिल कर लेना है, और स्ट्रोक कलर जो है वो भी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का, जो भी आप कलर रखना चाहें, जो आपको कलर्स पसंद है। तो स्ट्रोक पे भी कलर होना चाहिए और फिल में भी कलर होना चाहिए। दो कलर आपने अपनी मर्ज़ी के फिल कर देने, एक आपने रेक्टेंगल बनाना है, एक आपने स्क्वायर बनाना है। और फाइल मुझे जो है वो आप लोगों ने सेंड करनी है। अच्छा, असाइनमेंट्स मैं जितनी भी आप लोगों को साथ साथ दूंगा, एक काम तो ये करना है कि आप लोगों ने असाइनमेंट लाजमी तौर पे करनी है। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि असाइनमेंट मुझे जो भेजनी है वो ग्रुप के अंदर विद नेम आपने भेजनी है, ठीक है जी। ग्रुप का जो फाइल का आपने नाम रखना है वो इस तरीके से रखना है कि असाइनमेंट नंबर 1 और स्पेस दे के या डैश लगा के आगे आपका नाम, ठीक हो गया जी। ग्रुप में वैसे मैं कहता होता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को कि जी मुझे इंडिविजुअली भेजें। ग्रुप में भेजते हैं तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि जी जो कामचोर किस्म के होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो दूसरे की फ़ाइल उठाई जनाब, डाउनलोड किया, उसको अपना रीनेम किया और भेज दी। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ठीक है जी। तो अपनी अपनी फ़ाइल बना के भेजनी है, लेकिन ग्रुप में ही भेजनी है। ग्रुप में इस वजह से भेजनी है कि ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा मोटिवेट हों कि हमने भी कुछ काम करना है। अभी तक ग्रुप में हमारे पास कोई 30-35 के करीब, 30 के करीब, हमारे पास 32 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्लास में इस टाइम जो है वो उनमें से सिर्फ 4 लोग मौजूद हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ का जो है वो जहन में रखें जी। वो मैं बताने लगा हूँ सेव करने का भी।
तो ये आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों ने जमा करवानी है। फाइल को सेव करने का सिंपल शॉर्टकट आप लोगों ने Ctrl+S का बटन है, जो यूजुअली तमाम सॉफ्टवेयर्स में होता है। अगर आप शॉर्टकट के आदी इतने ज़्यादा नहीं हैं, सिंपल आपने फ़ाइल में जाना है, फ़ाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे हमारे पास सेव का बटन मौजूद है। ठीक है जी, इसको आपने सेव पे क्लिक करना है और ये आपके पास जिस तरह नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स के अंदर होता है कि आपसे वो लोकेशन पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो आप एक फ़ोल्डर बना लें अपना। ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के नाम से या जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हैं, उसके अंदर आप यहाँ पे फाइल का नाम अपने लिख देना इस तरीके से, असाइनमेंट नंबर 1 स्पेस डैश और अपना नाम। ठीक है जी, इस तरीके से आपने और किसी सेटिंग को कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इसको सेव पे क्लिक कर देना है। आगे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसको आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओके कर देना। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गई। अच्छा, जब मैं यस सर। इस तरह पूछता हूँ ना आप लोगों से कभी दौराने क्लास सवाल कि भाई आपको बात क्लियर है, सब समझ आ गई है, तो ऑब्वियसली हर बंदा बोल तो नहीं सकता, सारे बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब भी होगी। तो आप लोगों ने सिंपल मैसेज जो है वो, यानी मैसेज का ऑप्शन हमारे पास गूगल मीट में मौजूद है, आपने सिंपल वहाँ पे मैसेज जो है वो कर दिया करना है कि जी सर क्लियर हो गई है। तो उससे मुझे ज़रा पता लग जाएगा, एक तो ये भी पता लग जाएगा क्लास में कौन कौन मौजूद है, मौजूद से मुराद के कौन कौन एक्टिव बैठा हुआ है। कई होते हैं वो क्या करते हैं जनाब, क्लास ज्वाइन की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई, खुद जाके सो गए सवेरे, या वेले होके देखेंगे क्लास। ठीक है ना, तो ये वाला काम नहीं करना, एक्टिव रहना है। और क्लास में जो है वो कल को हम इंशाल्लाह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी कॉम्प्लिकेशन जो शुरू होती जाएंगी, तो आप लोगों ने उस हिसाब से तैयार रहना। ठीक हो गया जी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर।